सिद्धार्थ लूथरा जी जो हैं एडिशनल सोलिसिटर जनरल रहे यूपीए की सरकार में जी। जब खुर्शीद साहब लॉ मिनिस्टर थे तो उनका समन्वय भी अच्छा बैठता है। इसके अलावा उनकी जो पूरी टीम है आपने उनको देखा बड़ी शिद्दत से वो सारी हमारी लूबना जी हों आरुषि जी हों जो अन्य लोग हैं उनकी जो टीम है बहुत सारे वो शिद्दत से वो लोग लगे हुए तो अच्छी टीम लेके हम लोग गए और न्यायपालिका की गज़ेट नोटिफिकेशन बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि रेलवे अगर कह रही है कि उनकी ज़मीन है तो वो अपना गज़ेट नोटिफिकेशन दिखाए कौन से सन में कौन सी सरकार से उसने ये जो ज़मीन है इसका अधिग्रहण करा। तो इसलिए बहुत सारी पेचीदा चीज़ें हैं और रेलवे वहाँ पे बड़े धाएँ धाएँ कर रही थी, अब यहाँ पे ढीली पड़ गई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे डबल इंजन की जैसे हमारी सरकार है वैसे रेलवे का भी वैसे ही लग रहा है। नाम बड़ा और दर्शन छोटे, ये यहीं पे साबित हो रहा है। अब देखिए बाकी तो देखिए कानूनी प्रक्रिया है, क्या है सियासी प्रक्रिया तो इतने वर्षों से वहाँ पे सुख सुविधा भी दे रही थी, टैक्स भी वसूल रही थी, वो राज्य सरकार ने उस समय तो रेलवे की मान ली भूमि, वो सियासी रंग था उस समय। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, न्याय का सर्वोच्च मंदिर है और इस न्याय के सर्वोच्च मंदिर भाइयों, मैं सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। 3-4 दिन से हम सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए थे। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और हमारे वकील ने तो अपना पूरा जो बनाना था जवाब सब बना के रख रखा है, लेकिन अभी और ये रेलवे का और सरकार का जवाब कोई नहीं आया, इसलिए वो अपना जवाब अभी नहीं लगाया उन्होंने, इसलिए। और मेरे हिसाब से तो अभी रेलवे ने भी अपना जवाब नहीं लगा रही और सरकार भी अभी ये कह रही है, अभी रेलवे ने हमें जवाब दे दिया। मलिक साहब, आपकी तरफ से क्या क्या तैयारियां हुई हैं? हमारी तरफ से जो तैयारी ये हुई है, जो इन्होंने जो हमारा रेलवे का 30 एकड़ ज़मीन थी, 30 एकड़ के बदले में इन्होंने सरकार ने खतौनी में बगैर देखे सोचे समझे कई एकड़ वो 50, 60, 70 एकड़ ज़मीन उस पर चढ़ा दी है, जो बिल्कुल गलत है। और उसके लिए हमने अपने सारे वकीलों से राय ले ली और वो जो उन्होंने खतौनी में चढ़ा रखी है उसे कटवाना है अब हमें। आपकी डेट अभी कितना टाइम और है? अभी हमारे 1-1.5 घंटे में हमारा नंबर लग जाएगा। हमारे भूपेंद्र सिंह आर्या जी वहाँ गए हुए हैं, तो वो ही हमें बताएंगे अंदर क्या चल रहा है। आज तो मेरा भी बना हुआ था लेकिन मैं अंदर गया नहीं। आपको 4-5 दिन हो गए हैं दिल्ली पे रहते, तो आप ये 4-5 दिन में कितनी आपने तैयारी की है? रेलवे का पक्ष मजबूत है या आप लोगों का पक्ष मजबूत है? देखिए, रेलवे का पक्ष तो इसलिए कमज़ोर हो गया, रेलवे के पास 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन बिल्कुल नहीं है उसके पास, ना वो दिखा सकता, ना सुप्रीम कोर्ट में पेश करता, ना एफिडेविट दे सकता। रेलवे हाई कोर्ट में भी वही 30 एकड़ का हवाला, गजट का हवाला दे के आया था, लेकिन अचानक ही रेलवे अपने आप को ये कहने लगा मेरे पास 59 हेक्टेयर ज़मीन है। वो कहाँ से आई? वो गलत तरीके से चढ़ाई गई थी रेलवे में, उसके लिए हम चैलेंज कर रहे हैं। वो अल्लाह ने चाहा तो वो हट जाएगी, नगर जो रेवेन्यू में चढ़ गई थी वो हट जाएगी। खतौनी में क्या ये रेलवे में ज़मीन चढ़ी हुई है? रेलवे में खतौनी में गलत तरीके से 1958 में जो गजट हुआ था उस पर गलत तरीके से चढ़ गई थी, कब्जा मान के चढ़ती थी, रेलवे का कब्जा बना के इन्होंने चढ़ा दी थी, जो गलत था। उसका मालिकाना हक नहीं कहते हैं उसे, मालिकाना हक रेलवे के पास 30 एकड़ का है। आज जो तारीख पड़ रही है इसमें बता रहे हैं कि तारीख आगे बढ़ेगी। तारीख आगे इसलिए बढ़ रही है कि रेलवे के पास 29 एकड़ 30 एकड़ के अलावा कागज नहीं है। अब वो अगल बगल झाँक रही, पूछ रही कोर्ट में क्या लगा में, यदि 29 एकड़ का उनने कागज लगा दिए तो 29 एकड़ ज़मीन बैठी हुई, 29 एकड़ से ज़्यादा हमने उनकी वहाँ निकलवा के दे दी। अभी जो नदी में से निकली है वो निकली, सारी रिपोर्टर रेलवे के पास जा रही है। तो अब वो रेलवे अपना बचाव के लिए किस सूरत से हम बच जाए, हमारे ऊपर हमें सुप्रीम कोर्ट दंडित न करे, इसलिए कुछ ना कुछ अपना बहाना बना के कुछ ना कुछ नया पैतरा बनाने के चक्कर में किस तरीके से हम बच के निकले यहाँ से। आज जो ये सुनवाई हो रही है इसमें कितनी PIL लगी हैं? आज जो सुनवाई हो रही है उसमें 8-10 PIL लगी हुई हैं और एक PIL हम समीम भाई की तरफ से और लगाई है। हमारे उस पर दो नई वकील हमने नई वकील करी, जो हैं तो जूनियर वकील लेकिन बहुत समझदार और बहुत वो हैं, और उनसे हम नया केस एक
तैयार करा रहे हैं। और उसमें एक मलका है, वो हमारी पहले हल्द्वानी की बेटी है, तो एक तो उनको कर रखा है, एक उनके साथ में सोनम सिंह जी हैं, उनको हमने कर रखा। वो दोनों हमारी तीसरी वाली वो नई PIL तैयार कर रही हैं। और अल्लाह ने चाहा वो PIL ऐसी होगी, उस PIL के लिए सारे बड़े से बड़ा वकील उनकी मदद मांगेगा उस PIL में। वो जो सारे पॉइंट हैं हम किसी को बता नहीं रहे, सिर्फ उन लोगों को बता के अपना नई PIL डलवा रहा है, जो सिर्फ उन्हीं की PIL में वो पॉइंट होंगे, किसी और की PIL में नहीं होंगे। मलिक साहब आपका बहुत जी, सरकार की तरफ से एक लेटर सर्कुलेट किया गया था कि हमको अभी और समय चाहिए, वक्त जी उन्होंने 8 वीक्स का टाइम मांगा था, वो 8 वीक का उनको टाइम दिया गया। जी हालांकि हमारी तरफ से किसी ने ये भी कहा कि इतना वक्त क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा आपको क्या तकलीफ है, आपको तो स्टे मिला हुआ है, उनको होनी चाहिए जल्दी, वो जो भी कोशिश कर रहे हैं उनको कर लेने दीजिए। और उसके बाद 8 वीक के बाद 2 मई को तारीख है, 2 मई को हम लोग फिर इसकी सुनवाई करेंगे। सर राज्य सरकार ने इसमें क्या कहा, क्योंकि अभी राज्य सरकार सर्वे कर रही थी? अभी किसी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमें अभी टाइम चाहिए, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं कि हमको यहाँ क्या कहना है, इसलिए हमको इतना वक्त स्टे सर 2 मई तक अब आगे एक्सटेंड उसको कर दिया गया। जब तक हियरिंग नहीं होती तब तक स्टे चलेगा। ठीक है, तो अभी 2 महीने में आगे सुनवाई 2 मई, इससे पहले कभी कुछ नहीं होना? उससे पहले कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। But stay will continue. State has only asked for time to give a response to the court, so they've asked for 8 weeks. They've been granted. So what exactly has happened in the court today? Absolutely nothing, because they had already circulated a letter. And since that letter was circulated, there was no scope for anything. There are a few more petitions that various people have filed. Those been tagged along with this main petition, and those all matters will come together on the 2nd. So till 2nd of May, no demolitions in Haldwani? Hopefully not. Court has said the stay continues till the next day. Thank you very much, sir. This was सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ से एक लेटर सर्कुलेट हुआ था कि उन्हें टाइम और चाहिए। उन्होंने 8 हफ्ते का टाइम मांगा था, वो 8 हफ्ते का उनको टाइम दे दिया गया है। 2 मई को अभी एक केस की सुनवाई। अब अगला टिक क्या होगा? जब 2 मई को आएगा तब होगा, अभी तो कुछ नहीं होगा। अभी तो सब लोग इत्मीनान से हैं, सुकून से हैं, शांति से हैं। जब 2 मई को कोर्ट सुनेगा, दोनों की तरफ से जो बात आएगी उस पर कोर्ट ध्यान देगा, और ध्यान देने के बाद जो कोर्ट के आदेश है वो हमको, ठीक है। हाँ भैया, आज ये 2 मई की तारीख पड़ी है, तो इसके बारे में आपका क्या है? हाँ, 2 मई की तारीख इसलिए पड़ी, रेलवे के पास कोई जवाब नहीं था, और ना प्रशासन के पास जवाब था। ये अपने जवाबों को खोज रहे हैं, क्या है क्या नहीं। जो जिस तरीके से हम अपना केस लड़ रहे हैं, उस तरीके से रेलवे के पास 29 एकड़ से ज़्यादा का अपना पास कोई कागज नहीं है। अब वो ये सोच रहे हैं, अब हम सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब दें, सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब दें। डेट पड़ी है, अब वो 2 मई को ये जवाब देगा। मेरे पास कितनी ज़मीन है, वो 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अपनी बता ही नहीं सकता, और वो ये वाली ज़मीन बता देगा जो नगर निगम ने चढ़ा रखी है, तो फंस जाएगा। 2 मई को रेलवे अपने कागज पेश करेगा? हाँ, अपने कागज पेश करेगा। हमारे पास कितनी मालिकाना हक है, यदि उन्होंने वो कागज नहीं, मालिकाना हक के कागज नहीं पकड़े, और लाजमी बात है, वो वाले कागज पेश करेगा जो उनसे उसके पास है, वो गलत एफिडेविट वो नहीं देगा। रेलवे अब इसमें खुद पीछे हटने के चक्कर में देता तो फंस जाएगा। वो जो उसने हाई कोर्ट में क्लेम करा था 30 एकड़ जमीन के लिए, वो 78 एकड़ जमीन के लिए, वो बिल्कुल गलत था। राज्य सरकार से भी हमारी गुजारिश है, जो उसकी गलती हो गई है 1958 के गजट में, जो गलती हो गई है उसे सुधार ले, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में यदि उन्होंने एफिडेविट दे दिया तो राज्य सरकार भी फंस जाएगी, रेलवे भी फंस जाएगी। इसलिए मजबूरी में रेलवे ने अपना वो टाइम बढ़ाया, और वो चाह रहा है कि सूरत से हम अपना बहाना ले में, और रेलवे का ये कंफर्म हो गया रेलवे गलत थी, तो इसलिए रेलवे अपना जानबूझ के अपना टाइम बढ़ाना चाह रही है। वो चाह रहे हैं आप जवाब दें, तो क्या दें में हम। रेलवे को आप कोई जवाब नहीं है। रेलवे की कुल 30 एकड़ जमीन है, जो 1882 गजट में उनको मिले थे। उनके कागज में रजिस्ट्री जो है उनकी 30 एकड़ की ज़मीन है, वो क्लेम वो 150 एकड़ का कर रहा था, तो 150 एकड़ ज़मीन उसके पास नहीं है, तो इसलिए रेलवे के पास कोई जवाब नहीं है। और अभी इससे पहले, अभी 4 दिन पहले सीमांकन हुआ था, जो रेलवे की ज़मीन बह गई थी,
20-25 एकड़ जमीन जो बेची थी वो भी सारी सीमांकन में निकल गई। और वो रेलवे अब जो है बहुत रेल सीमांकन में जो उसकी जमीन निकली है वो नगर निगम को भी हमारे पता नहीं था हमारी जमीन कहाँ तक थी, लेकिन फॉरेस्ट और वो राजस्व का जब अभी सीमांकन हुआ तो 600 फीट पूरब की तरफ वो माइक थोड़ा जमीन निकली। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अब्दुल मलिक है, मैं याचिका कार करता हूँ और मेरे प्रशांत भूषण जी मेरा हमारे वकील हैं। धन्यवाद जी। अब्दुल मौजूद हूँ एक दरगाह के अंदर और मैं बात कर लेता हूँ दुकानदार आर्या से। आर्या साहब जानना चाह रहा था कि आज 7 फरवरी है और हल्द्वानी के मामले की सुनवाई होनी थी, क्या रहा? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को और उत्तराखंड शासन को ये बोला था कि अगर आपके पक्ष हैं या कोई भी है चीज़ों पे, अगर आपको लगता है कि ये ज़मीन आपकी है तो उसका पक्ष रखते हुए 7 फरवरी को विद आपके डॉक्यूमेंटेशन के साथ बुलवाया गया था। डॉक्यूमेंटेशनों में सीमांकन की एक प्रक्रिया की गई है 4 दिनों के अंदर, और जो देखा गया कि 4 दिनों में जो इन्होंने सीमांकन किया, रेलवे खुद कंफ्यूज हो गई। देखा जाए तो रेलवे खुद कंफ्यूज है, क्योंकि अगर जिस चीज़ का वो दावा ठोक रही थी कि ये ज़मीन हमारी है, खाली करो, 7 दिन में 50,000 लोगों को खाली कराया जाए, कितनी बड़ी विडम्बना है रेलवे की, उत्तराखंड शासन की, कि आज उस ज़मीन को खुद का बचाने के लिए उसे 2 महीने का टाइम माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल ही कहीं ना कहीं ये बात पे वो लगता है कि उन लोगों को हटाने के लिए एक साजिश थी, और सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले रहे हैं और 2 मई का टाइम दिया है उनको, रेलवे और उत्तराखंड शासन को। उम्मीद करते हैं कि अगर सीमांकन हम जो 4 दिन में हुआ है, उन सीमांकनों में रेलवे की ज़मीन उस लोकेशन को छोड़ के और भी बहुत दूर पे बताई जा रही है, और वो सीमांकन तय कर रहे हैं कि रेलवे बार बार इस बात को, अब मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को अगर देखेंगे अच्छे से तो सही निर्णय होगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और रेलवे को ही हटना ना पड़े वहाँ से, मुझे ये लगता है। ये सुना भी था हमने कि रेलवे खुद लीज पर है और रेलवे की जो ज़मीन है वो लीज पर गई हुई है, ये जानकारी है आपको? जी, रेलवे जो है 1942 के अंदर जब बाढ़ आई थी तो रेलवे में क्या हुआ था कि रेलवे को नगर पालिका क्षेत्र के अंदर टेम्परेरी व्यवस्था दी गई थी। उस टेम्परेरी व्यवस्था में रेलवे खुद काबिज है, और यही सबसे बड़ा विडम्बना है कि रेलवे खुद काबिज है और कहीं ना कहीं पर अतिक्रमण खुद करके बैठी हुई है, और वो दूसरों से कह रही है कि आप हमारी ज़मीन पे हो। और इसका सही बात तो यह है कि 1 महीने का टाइम किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को सर्वे कराने के लिए बहुत होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया था। आर्या जी, एक और जानकारी लेना चाह रहा था कि हल्द्वानी को लेकर बड़ी राजनीति हुई है, बड़ी राजनीति हो रही है, हर आदमी अपना आप को आगे रखने की कोशिश कर रहा है। आप लोग इस मैटर को लेकर इस राजनीति से बचते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि आप लोग उनसे कैसे निपटेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो आपका साथ दे देगा, कानून साथ दे देगा, पर उन लोगों से कैसे आप, यानी कि भाई 2-4 होंगे जो कि राजनीति कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जब राजनीति की बात आती है तो राजनीति पे लोगों का अगर विकास होता, हकीकत में हमें लोगों की उस विडम्बना को समझना है कि लोग हकीकत में कैसे जी रहे हैं, कितने परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि नेता बनने से क्या होना है, फिर उसी कंडीशन में अगर आपकी सोच सही है, अगर आप एक अच्छी सोच रखते हैं और गरीबों के अच्छा सोचते हैं। मैं ये मानता हूँ, मैं खुद एक हिंदू कम्युनिटी से आता हूँ और वहाँ पर हमारे मुसलमान भाई बहन माताएं बच्चे रो रहे थे, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं खुद कहा कि मैंने कहा मैं खुद PIL करूँगा, मैं लड़ूंगा। यहाँ तक कि सबने कहा कि जनता मंतर में बैठना पड़ेगा। मैंने कहा हम यहाँ तैयार बैठे हुए हैं, क्या करेंगे ऐसी ज़िंदगी का, यानी कि राजनीति की लड़ाई न लड़के, नहीं, बिल्कुल नहीं, सोशल दिखावे की राजनीति की लड़ाई होती है, उसको न करके सीधा सुप्रीम कोर्ट। आपको थोड़ा जानना ये चाह रहा था और मैं ये जी आपसे कि कितना वक्त लग गया आप लोगों को ये सब तैयारी करने में कि दोबारा से पूरी तरह से लड़ाई लड़ी जाए? देखिए, शासन स्तर पे जो इसमें प्रकरण जो रेलवे की तरफ से लागू किया था 2016 में, एक इनको दिया गया था, उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया था। बाद में लेकिन गवर्नमेंट ने फरवरी के टाइम में जब मैंने PIL दाखिल की थी हाई कोर्ट में, तो मैंने इस बात को कहा था कि भाई PIL में भी इस बात को रखा था, तो उसको अनदेखा किया गया माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। और कहीं ना कहीं अनदेखा क्यों किया गया मैं समझ नहीं पाया, इसमें कौन सा पहलू था। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ और राजनीति को नहीं जानता हूँ, सच बात तो यह है, एक आम आदमी हूँ, आम आदमी की ज़िंदगी को समझता हूँ। और गरीबों के संग बुरा होगा तो ये मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं भारत के संविधान को मानता हूँ बस। और मुझे विश्वास है इस संविधान पे, इस सुप्रीम कोर्ट पे, कि किसी भी राजनीति, यहाँ प्रधानमंत्री हो
मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सब यहाँ इक्वल हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं चलती और लिहाजा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। और जल्द से जल्द ये फैसला आएगा कि वो रेलवे वहाँ से काबिज हट जाएगी। और प्लस मुझे लगता है उन लोगों को मालिकाना हक देना चाहिए। और राज्य सरकार से भी मैं अनुरोध करता हूँ, हमारे जो भी सरकारें हैं, हम सरकार के साथ हैं, कोई भी सरकार है उस सरकार के पक्ष में ही खड़े रहेंगे। और हम उनसे अनुरोध करते हैं कि उन 65,000 जनता को अपना अधिकार देते हुए उनको काबिज ही किया जाए परमानेंट, क्योंकि वो जीवित व्यक्ति हैं। रेलवे तो एक निर्जीव है कम से कम। ठीक है, तो ये थे वो आदमी चमकाए और ये बता दें कि अगर दोनों साइड बैठ के इस मामले को हल कर दें, लेकिन ये सब कोर्ट एक्सचेंजेस हुए, कोई डायरेक्शन नहीं हुई। बहरहाल सरकार को वक्त मिला है और 2 मई 2023 को इसकी सुनवाई देखिए, अभी तो हल्द्वानी के किसी भी रेजिडेंट्स को जिसके ऊपर ये आदेश नैनीताल हाई कोर्ट का आदेश का असर पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में, वो तो उसके प्रोटेक्शन में 2 मई तक स्टे ऑर्डर है। और उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही तारीख पे 5 मई 2023 को ये जाहिर कर दिया कि ये ह्यूमन प्रॉब्लम है, ह्यूमन राइट्स का इशू है। ये इंसानियत के तकाजे को अगर आप किसी को उखाड़ के फेंक दो तो ये इंसानियत के तकाजे को, पैमाने को पूरा नहीं करता। ये गैर इंसानी काम होगा, मनुष्यता के खिलाफ होगा। तो सुप्रीम कोर्ट आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो क्यों अभी वो धरना देंगे? मैं नहीं समझता कि 2 मई तक ये सवाल उठता है, किसी को डरने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ जो 2 तारीखों में अभी तक लगा है, मुझे लगता है कि रहने का मानव अधिकार के आधार पर कहा गया था कि इनको उजाड़ा कैसे जाए। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था आपसे कि आपका इस पर क्या रेलवे के लिए तो शायद ये मुफीद नहीं होगा। रेलवे तो दिन ब दिन डे बाई डे कमजोर होता चला जाएगा, क्योंकि रेलवे का तो यही था कि बस बुलडोजर लेकर खड़े हो जाओ तो उन आबादी को आलिस्तानी, खालिस्तानी और ज़मीन जिहादी कहकर उसको ख़त्म कर दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे एक देश की सबसे ऊँची अदालत है, यानी कि आप ये कहिए कि भारत की जनता के पास 2 ही ऑप्शन खुले हुए हैं, तो ऊपर की अदालत है, ज़मीन की उसकी अदालत है। तो सुप्रीम कोर्ट शायद हमारे लिए ऐसे ही साबित हो। जिस तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि 50,000 लोग हैं, तो कुछ कह रहे हैं 55,000 लोग हैं। नहीं, वो 70,000 से ज़्यादा लोग हैं। मैं खुद जाके वहाँ पर ग्राउंड पर पूरा सर्वे मैंने 4-5 दिन करा है और 5,000 नियर अबाउट 6,000 के करीब वहाँ पर मकान है। जिस तरह हमको झुग्गी झोपड़ी कहा जा रहा है, हाँ झुग्गी झोपड़ी भी है, लेकिन अगर आप तमाम लोगों को कह दिए कि 58 एकड़ 78 एकड़ तक झुग्गी झोपड़ी है, तो वो नहीं है। कुछ पर्टिकुलर एरिया में है, लेकिन अदरवाइज वहाँ पर जो बहुत सारे मकान हैं, कोई 300 गज में है, कोई 400 गज में है, 10 मस्जिद के करीब है, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी धर्मशाला हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं। और इवन ये भी है कि वहाँ पर आज़ादी से पहले प्राइमरी स्कूल बने हुए हैं। तो अगर कोई प्राइमरी स्कूल बनाता है तो जाहिर सी बात है जहाँ बच्चे होंगे वहीं स्कूल होगा। जंगल में तो सरकार ने कोई स्कूल नहीं बना देना होता है। एक स्कूल वहाँ पर 83 में बना है प्राइमरी स्कूल, तो वहाँ पर भी जंगल है, यानी वहाँ पर आबादी थी जो सरकारी स्कूल बने। तो सवाल तो ये होता है कटहरे में तो सरकार भी आती है, अगर वहाँ पर इलीगल लोग थे तो सरकार ने अपने प्रोजेक्ट वहाँ पर क्यों चलाए? सरकारी स्कूल है तो मंदिर है तो धर्मशाला है तो सीवर लाइन है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे तो ये एजेंडा 24 नज़र आ रहा है कि एजेंडा 24 में मोदी सरकार को यही है कि बस मुल्लाओं का पेज टाइट करेंगे तो जो सारे हिंदू है वो खुश हो जाएंगे कि हिंदू राष्ट्र बना दिया तो हिंदू राष्ट्र बना दिया। नहीं, वो तो हम कह रहे हैं, मीडिया तो नहीं कह रहा ना। आपने सोचा, आपने जो मोदी मीडिया ने तो ऐसा दिखाया कि मानो छोटा वाला पाकिस्तान वहीं बैठा था। मीडिया ने तो नहीं बताया कि वहाँ पर 10% नॉन मुस्लिम भी रहते हैं। मैं खुद कह रही हूँ, मैं ग्राउंड रिपोर्ट देख कर आई, वहाँ पर 3 सरकारी स्कूल हैं, 3-4 मंदिर हैं, बहुत सारी धर्मशाला हैं और 10 से ज़्यादा मस्जिद हैं। मैंने खुद वहाँ पर 4 दिन में रह के पूरा सर्वे करा है। तो गोदी मीडिया तो आपको यही दिखाएगा ना कि आप जिहादी हो, तो क्योंकि वो मीडिया नहीं रहा, वो कॉर्पोरेट घराना रह गया। और कॉर्पोरेट घराने के साथ तो यही है कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो बुलबुल कौन है? अंबानी है तो अदानी है तो मोदी जी है, तो ये बुलबुलों को पैसा देते रहते हैं। ये बुलबुलें जो है कुत्ती रहती हैं, तो ये तो अपने आका की गुलामी करेंगे। जाहिर सी बात है कि मैं अपने घर में नौकरानी रखती हूँ तो पड़ोस के घर के बर्तन साफ नहीं कर आएगी, वो मेरे ही बर्तन साफ करेगी। तो सोशल मीडिया जो है वो अब ट्रू मीडिया है। आप जैसे लोग हैं, आप लोगों ने दिखाया कि इस वक्त भारत में कुछ भी चंगा सी नहीं है। भारत के हालात बहुत ख़राब है। कहीं किसान पिट रहा है, कहीं जवान पिट रहा है, कहीं महिला पिट रही है, कहीं मुसलमान पिट रहा है, कहीं
जवान पीढ़ी तो पूरा देश जो है वो इस वक्त खिन्न भिन्न हो रहा है। और उसी बीच में अगर एक खबर आए कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर 90% लोग जो है बड़े सीधे साधे एक लॉयल लोग रह रहे हैं और उनको अचानक कह दिया जाए कि नहीं भाई ये इलीगल है, नहीं तो ज़मीन जिहाद फैला रहे हैं, तो 6 दिन के अंदर बुलडोजर तोड़ कर उसकी ज़मीन को साफ कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज भी यही स्टैंड क्लियर करा। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी रेलवे से ये पूछा है कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे। अगर वो कह रहा है कि ज़मीन उसकी है तो इन जिंदगियों का क्या होगा, कहाँ जाएंगी ये? क्योंकि भाई देखिए ये भारत है और भारत में अगर हम सरकार को वोट दिया तो हमारी सरकार जो है वो हमारे रहने का, खाने का, पीने का, हमारी सिक्योरिटी का, हमारी एजुकेशन का, इस पर ही दिमाग लगाती है। और अगर सरकार ही कहे कि ये ज़मीन इलीगल है तो सरकार एकदम से, सरकार में ऐसा कौन सा करंट आया कि उसको एकदम से पता चला कि ये इलीगल ज़मीन है? अगर वो इलीगल है वो तो 100 साल से ही रह रहे हैं, तो यानी वो 100 साल से इलीगल हुई ना। तो आपको अभी कैसे पता चला कि वो इलीगल है? अभी आपको कैसे पता चला कि मुसलमान जो है वो ज़मीन जिहाद कर रहे हैं? थोड़ा जानना चाह रहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और इसके अंदर राजनीति कुछ इस तरह की हुई कि लोगों ने अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर दिया। इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? वो लोग कौन हैं? जो पॉलिटिकल लोग होंगे वही होंगे जिनका कोई एजेंडा होगा, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज से होंगे, जाहिर सी बात है वही अपना आपको चमकाएंगे, वही कहेंगे देखो ये मुद्दा हम लेकर आए, देखो इस मुद्दे पर हम खड़े हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल आप जैसे होंगे या हम जैसे होंगे जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं, जो ज़मीन पर उतर कर काम करें, जो इंसानियत के लिए काम करें, तो हम तो किसी एजेंडे पर सेट नहीं है ना। हमें कोई से कोई मतलब हमें कोई पीछे से सपोर्ट है ना आगे सपोर्ट है। हम लोग तो मतलब खैर अपना ही कह दूँ, जब मैं हिजाब प्रोटेस्ट हुआ था तो मैं कर्नाटक गई थी और जब मैं वापस आई थी तो मेरा फेसबुक पेज जिसमें 4.7 लाख फॉलोवर थे, सरकार ने उड़ा दिया था। मेरा ट्विटर उड़ा दिया था, मेरा फेसबुक अकाउंट भी उड़ा दिया था। तो लेकिन इन तमाम चीज़ों को उड़ा दिया था, मुझे तो नहीं उड़ाया ना, मैं तो अभी भी हूँ, मेरी आवाज़ अभी भी है। तो अगर लगातार संघर्ष करते रहें तो जिस तरह आज तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं, जिस तरह हल्द्वानी की महिलाओं ने, बच्चों ने प्रोटेस्ट करा और उस टेम्परेचर पर करा जब लोग लिहाफ में घुसने के बाद भी ठिठर काँप रहे थे, कपकपियाँ छूट रही थी, उस वक्त वो लोग ज़मीन पर बैठे हुए अल्लाह ताला से गुहार लगा रहे थे कि अल्लाह तेरा ही सहारा है, हमें किसी से उम्मीद है, क्योंकि मीडिया हमें बिल्कुल निगलेक्ट कर रहा है, हमें उल्टी सीधी हमें दिखा रहा है। तो अल्लाह ताला ने सुना। तो अभी देखिए कि हमें अल्लाह ताला पे भी पूरा यकीन है और हमें सुप्रीम कोर्ट पे भी यकीन है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए कोई बेहतर सब्स्टिट्यूट ज़रूर चुनेगा। मुझे तो 100% है। मैंने कहा ना कि बिकने वाले तो हर कम्युनिटी में भी होते हैं, हर पार्टी में भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी में भी होते हैं, लेकिन 100% कहीं पर भी कोई घोटाला नहीं होता। ईवीएम में भी लोग कहते हैं कि ईवीएम घोटाला होता है, नहीं, ईवीएम में घोटाला होता है मात्र 21%। 100% ईवीएम में भी घोटाला नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी पे हमें उम्मीद है और हमारे पास इस उम्मीद के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे पास उम्मीदें हैं, हमारे पास दुआएं, और वो तमाम लोग जो हल्द्वानी से, वो तमाम लोग जो हल्द्वानी के लिए खड़े हो रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला से लगातार अपनी खैर आफियत की दुआ मांगते रहे, क्योंकि वो मुआज़ा साज है, वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर देगा कि आप तमाम लोगों की ज़िंदगियाँ, आप तमाम लोगों के घर अल्लाह ताला ज़रूर महफूज करेंगे।